अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रोटैगनिस्ट को अपने हाथों पर हल्का दर्द महसूस होने लगता है, पर सरप्राइजिंगली कोई घाव नजर नहीं आता और उसे नील की बातें सुनने के बाद कुछ बड़ा क्लिक होता है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार वो लोग टेक्निकली भविष्य के लोगों के लिए एंसिस्टर है, इसलिए अगर वही जिंदा नहीं रहेंगे तो भविष्य के लोग कैसे जन्म लेंगे। वहीं अगर भविष्य के लोगों ने सेटर को भूतकाल में हायर किया उनके लिए एल्गोरिदम ढूंढ निकालने के लिए, तो इसका मतलब यही निकलता है कि वो खुद प्रोटैगनिस्ट और नील सेटर को ऐसा करने से रोकने में सफल रहेंगे, क्योंकि अगर वो सच में आगे सेटर को रोक नहीं पाते और सेटर एल्गोरिदम पाने में सफल रहता है तो भविष्य में कोई भूतकाल के सेटर को हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि धरती तो नष्ट हो चुकी होगी। इसका मतलब यही है कि वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। नील बताता है कि यह संभव है, पर इसका मतलब ये भी है कि भविष्य जानने के बाद वो धरे हाथ ऐसे ही बैठे रहे। उन्हें उनका मिशन कंटिन्यू करना होगा, जिसके कारण ही वो आगे सेटर को रोक पाएंगे। पर वहीं भविष्य के लोग ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार वो अपने भूतकाल को भी बदल सकते हैं और उन पर इसका कोई असर भी नहीं होगा। अब आई नो कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, पर अगर आपको इसे उदाहरण के साथ समझना है तो मेरा स्पीयर मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर ट्राई करें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब तीनों फाइनली ऑस्लो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके पिछले बार क्रिएटेड ब्रीच के दौरान जाने का तय करता है। पर जब प्रोटैगनिस्ट सूट पहनने लगता है तो अब उसके हाथों से खून बहने लगता है, जबकि उसे कोई चोट लगी ही नहीं थी। पर उसके पास समय नहीं है इसे समझने के लिए, इसलिए वो पहले आगे बढ़ता है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट ने सूट इसलिए पहना है क्योंकि जैसा कि पहले एक सोल्जर ने कहा था कि वो गलती से भी अपने फॉरवर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता, वरना वो नष्ट हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बीइंग इन्वर्टेड उसे वही क्रैश प्लेन रिवर्स में नजर आता है। वो मौका देखकर पीछे के डोर से अंदर जाने ही वाला होता है कि एयरप्लेन के सडन रिवर्स एक्सप्लोजन के कारण वो सीधे अंदर फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट के हाथ लग जाता है। अब हमें क्लियर होता है कि शुरुआत में फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट का सामना उसी के बैकवर्ड वर्जन के साथ हुआ था। बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट अपने फॉरवर्ड वर्जन के मोस्ट अटैक्स को रोकने में सफल होता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि पिछली बार उसने कब और कौन से वार किए थे। उनके ब्लू रूम साइड में एंटर करने पर बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट का गन शॉट देखने पर अब हमें क्लियर होता है कि उसने उसकी जान लेने के लिए फायरिंग नहीं की थी, बल्कि वो बुलेट्स को खाली कर रहा था इससे पहले कि उसका फॉरवर्डेड वर्जन उसकी जान ले ले। लकीली प्रोटैगनिस्ट अपने फॉरवर्ड वर्जन को दूसरी साइड देखते ही मशीन में एंटर कर जाता है और दूसरी साइड फॉरवर्ड होकर निकलने के बाद अब नील उसके पीछे पड़ जाता है और अंत में वो उसे धर भी लेता है। पर अब हमें पता चलता है कि पिछले बार नील ने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि वो समझ गया था कि वो फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट का एक इन्वर्टेड वर्जन है जिसने जस्ट खुद को फॉरवर्ड किया, क्योंकि नील को उस दौरान भी टर्नस्टाइल मशीन के बारे में पहले से पता था। इसलिए वो तुरंत फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट को भी अपने इन्वर्टेड वर्जन को मारने से भी रोका था। उसने जानबूझकर फ्रीपोर्ट के बाद फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे सब कुछ समझाना मुश्किल होता। वहीं इसके पीछे एक और मेजर कारण क्या है हमें एंड में पता चलेगा। अब जैसे ही इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट फॉरवर्ड होकर फ्रीपोर्ट से निकलकर नील को इशारा देता है उसकी बारी के लिए, नील के नजरों से वो उसे इन्वर्टेड नजर आता है, क्योंकि नील अब भी इन्वर्टेड है। वहीं अब प्रोटैगनिस्ट इन्वर्ट से फॉरवर्ड हो गया है। नील भी सफलता से कैट के साथ फॉरवर्ड होकर निकल आता है और दोनों हाईजैक एम्बुलेंस में भाग निकलते हैं। अब सिंस दोनों इन्वर्टेड से फॉरवर्ड हो गए हैं, उन्हें अब वर्ल्ड नॉर्मल नजर आता है और वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी रह सकते हैं। पर जाते जाते हमें उनका इन्वर्टेड वर्जन कैट को स्ट्रेचर पर लेते उल्टे डायरेक्शन में जाते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ व्यू अब फॉरवर्डेड प्रोटैगनिस्ट और नील के एंगल से। अब पॉज करके लौटते उस ब्लीडिंग के पजल पर कि उस दौरान इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट को ब्लीड क्यों हो रहा था, इवन तो उसे कोई घाव लगी ही नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि अब जब हम रोल बैक करते हैं फ्रीपोर्ट के पहले के सीन पर, जब फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट का अपने इन्वर्टेड वर्जन के बीच फाइट हुआ था, तो उस दौरान फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट ने बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट को चोट कर दी थी, जिसके कारण वो ब्लीड करने लगा था, जो आगे क्योर भी हो गया। जिसका क्लू हमें बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट से मिलता है, जब उसे दर्द महसूस होने लगता था इवन दो उसे कभी चोट ही नहीं लगी थी, क्योंकि उसे आगे का उस फाइट के दौरान लगने वाली थी। इसलिए जितना वो उस फाइट के करीब बढ़ रहा था उसका दर्द और बढ़ते जा रहा था और अंत में फ्रीपोर्ट के करीब पहुंचने पर वो ब्लीड भी करने लगा, क्योंकि उसके कुछ सेकंड्स पहले ही उसे वो चोट लगने वाली है। पर अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि अगर बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट के केस में उसका घाव धीरे धीरे नजर आने लग सकता है, तो सेम केस उस दौरान कैट के साथ क्यों नहीं हुआ जब सेटर उसे शूट करने वाला था इन्वर्टेड बुलेट से? वेल, इसका जवाब ये है कि कैट कभी इन्वर्टेड थी ही नहीं, इसलिए उस पर इन्वर्टेड घाव का असर नहीं दिखाई दिया। अब जब दोनों फॉरवर्ड हो गए और कैट भी रिकवर कर लेती है कम्प्लीटली, यहाँ से मैं इन्हें फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट
फ्यूचर कैट और फ्यूचर नील से ग्रेड करूंगा इजी समझने के लिए, क्योंकि इसी टाइमलाइन में ऑलरेडी एक फॉरवर्ड वर्जन तीनों का है। फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट तुरंत प्रिया से मिलता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि आज से 2 दिन बाद वो उसी के फॉरवर्ड वर्जन को प्लूटोनियम 241 के बारे में बताने वाली है। उसका इंटेंशन प्रिया को रोकने का है ऐसा करने से, क्योंकि ना तो वो उसे कभी बताएगी और ना ही वो कभी सेटर के लिए हाइस्ट में शामिल होगा और ना ही अंत में सेटर के हाथ वो एल्गोरिदम लगेगा। पर प्रिया रिवील करती कि उसने जानबूझकर उसे प्लूटोनियम के बारे में बताया ताकि वो प्लूटोनियम को हासिल करने की कोशिश करे और अंत में सेटर के हाथ लग जाए, क्योंकि यही एक चारा है जिसकी मदद से उन्हें बाकी की 8 पार्ट्स एल्गोरिदम के एक जगह मिलेंगे ताकि वो उससे एक ही बार में हासिल करने का सोच सके। पर सिंस सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को पता है कि सेटर एल्गोरिदम कहाँ ले जाने वाला है, वो प्रिया को बताने को तैयार होता है जब वो उसे भी मिशन में शामिल करे सेटर से एल्गोरिदम गायब करने के लिए। और वो एक और शर्त रखता है कि सिंस अब कैट को भी एल्गोरिदम के बारे में पता चल गया है, वो मिशन के बाद कैट को खत्म करने की सोचे भी ना, एल्गोरिदम के सीक्रेट को बनाए रखने के लिए। जो शर्त प्रिया मुश्किल से मान जाती है और वो तुरंत उसे आइव्स की टीम को ज्वाइन करने का सलाह देती है, जो खुद इन्वर्ट होकर पीछे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि प्रिया के पास भी एक विशाल टर्नस्टाइल मशीन है जो उसे फ्यूचर टेनेट ऑर्गेनाइजेशन से मिला। इसके तुरंत बाद अब हम पूरी शिप को रिवर्स में चलते देखते हैं, क्योंकि अब तीनों ने खुद को फिर से रिवर्ट कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि सेटर भी किसी दिन पीछे ट्रैवल कर रहा है, इसलिए उन्हें उसका पीछा करना होगा। वहीं उसी दौरान ऑडियंस को कुछ सेकंड्स के लिए विंड मशीन जानबूझकर दिखाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो इन्वर्ट होकर उसी एग्जैक्ट दिन ट्रैवल कर गए जब फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट उनमें से एक विंड मशीन में रह रहा है। अब हमें पता चलता है कि आखिर क्यों फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट को इतने सीक्रेटली छिपा रखा गया, ताकि वो अपने फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट के कांटेक्ट में या नजर ना आ सके, क्योंकि तब उसके लिए ये सब ज्यादा हो जाता। अब तीनों को ये तो पता है कि सेटर एल्गोरिदम को हाइपो सेंटर ले जाने वाला है, पर कौन से दिन इसका कोई क्लू नहीं। फिर तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि माइकल क्रॉसबी ने उसे उस समय कहा था कि जिस दिन ओपेरा सीज की घटना घटी थी उसी दिन सेटर के स्टॉल्क्स 12 में एक एक्सप्लोजन डिटेक्ट हुआ था, और स्टॉल्क्स 12 एक न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी है, और ऐसे ही फैसिलिटी को कोड नेम में हाइपो सेंटर कहा जाता है, जहां सेटर एल्गोरिदम ले जाने वाला है। वहीं उन्हें पता चलता है कि सेटर ने फिटनेस डिवाइस पहनी है, जिसके कारण अगर उसकी दिल की धड़कनें रुकी तो वो फिटनेस बैच सीरीज ऑफ ईमेल ट्रिगर करेगा, जिसमें शायद एल्गोरिदम के लोकेशन का डिटेल होगा। प्रोटैगनिस्ट को अब फाइनली चमकता है कि स्टाइल्स 12 पर वो एक्सप्लोजन जो 10 दिन पीछे घटने वाली है, उसे फ्यूचर सेटर ही एल्गोरिदम को जमीन के नीचे डेड ड्रॉप में हमेशा के लिए गाड़ने के लिए अंजाम देने वाला है, जिसके बाद वो शायद अपनी जान दे देगा, जिससे वो ईमेल ट्रिगर होंगे और फिर उसे हार्ट भविष्य के लोगों को एल्गोरिदम के लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, और उनका एल्गोरिदम का यूज करते ही यहाँ अभी के अभी उनकी पूरी दुनिया चुटकी में नष्ट हो जाएगी। यानी कि सेटर का प्लान अपने साथ पूरी दुनिया को ले डूबने का है, यानी कि उन्हें भी उसी दिन पीछे जाना होगा उसे रोकने के लिए। पर अब भी एक सवाल है कि सेटर अपने आखिरी समय में ऐसे कौन सी जगह जाना पसंद करेगा जहां उसे आखिरी बार सबसे ज्यादा खुशी मिली थी। कैट को क्लिक होता है कि वो दिन वियतनाम लोकेशन उनके याच पर था जब उसने सेटर से रिलेशन फिर से बिल्ड करने की कोशिश की थी। नील को भी याद आता है कि उस दौरान फॉरवर्ड सेटर ओपेरा सीज के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए याद से निकला था। कैट को श्योर लगता है कि फ्यूचर सेटर जरूर उनके जाने के बाद अपनी याच पर जाने वाला है अपना आखिरी समय बिताने के लिए। पर प्रोटैगनिस्ट को हैरानी होती कि नील को कैसे पता चला कि फॉरवर्ड सेटर ओपेरा गया था जबकि वो उससे उस घटना के बाद मिला। इसका प्लॉट एंड में रिवील होगा। प्रोटैगनिस्ट प्लान डिवाइस करता है कि उन्हें एक्सप्लोजन से पहले एल्गोरिदम को डेड ड्रॉप से निकालना होगा और उन्हें डेटोनेट होने देना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि फ्यूचर सेटर को लगेगा कि उसका प्लान कामयाब हुआ और वो खुद ही अपनी जान दे देगा। पर इससे दुनिया बच जाएगी, क्योंकि उसके मरते ही भविष्य वालों के लिए एल्गोरिदम के लोकेशन का ईमेल तो ट्रिगर होगा, पर उनके खोदने पर उन्हें एल्गोरिदम मिलेगा नहीं, सिंस उन्होंने पहले ही निकाल ली होगी। इसीलिए वो कैट को उसी दिन वियतनाम अपने याच पर जाने को कहता है, फ्यूचर सेटर को अपनी जान लेने से टालने के लिए, जब तक वो लोग डेड ड्रॉप से एल्गोरिदम ना निकाल ले। अब पूरी टीम मिशन की तैयारी में लग जाती है जैसे जैसे वो उस दिन के करीब पहुंचते हैं। फ्यूचर कैट वियतनाम से निकलने से पहले प्रोटैगनिस्ट को गुड बाय बिड करती है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट उसे एक सेल फोन शेयर करता है कि कभी भी उसे कुछ गड़बड़ का भनक लगे तो वो बस अपना समय और पता वॉइस मेल पर छोड़ दे, बाकी वो सब संभाल लेगा, क्योंकि उसे प्रिया पर भरोसा नहीं है कि वो उसे जिंदा छोड़
छोड़ देगी मिशन के बाद। अब मिशन के दिन फ्यूचर कैट और फॉरवर्ड सेटर के निकलते ही याच पर पहुंचती है, जिसके कुछ देर बाद फ्यूचर सेटर भी लैंड करता है, जिसे कोई खबर नहीं कि वो फ्यूचर कैट है, क्योंकि वो अब भी इस गैरफहमी में है कि उसने फ्यूचर कैट की जान ले ली है। यहाँ प्रोटैगनिस्ट और उसकी पूरी टीम फॉरवर्ड होने के बाद पिंसर मूवमेंट अटैक स्ट्रेटेजी प्लान आउट करती है, जहाँ रेड टीम फॉरवर्ड मूविंग में अटैक करेगी, जिसमें फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट शामिल है। वहीं ब्लू टीम बैकवर्ड मूवमेंट में अटैक करेगी, जिसमें नील शामिल है। एक्चुअली में ब्लू टीम ने बैकवर्ड मूवमेंट में अपना अटैक ऑलरेडी कर लिया है, ताकि लड़ाई की जो जानकारी उन्होंने हासिल की वो रेड टीम से एडवांस में शेयर कर सके। इसलिए ब्लू टीम को अब भी कंटेनर में बने रहने को कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रेड टीम को उनके लड़ाई के बाद के कंडीशन को देखकर कोई डर का सदमा बैठे। अब इन्वर्टेड ब्लू टीम के अटैक स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव किया गया ताकि एडवांस में रेड टीम को जानकारी मिले, इसे मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि रेड टीम का मिशन 11 बजे शुरू होने वाला था और वो 12 बजे खत्म करके रिटर्न लौटते, तो ब्लू टीम क्या करेगा, वो सिर्फ 12 बजे तक कहीं वेट करेगा और फिर एग्जैक्ट 12 बजे इन्वर्ट होकर वो अपने अटैक प्लान को अंजाम देगा और मिशन को 11 बजे खत्म करके रिटर्न लौटेगा। सिंस उनके लिए समय पीछे चल रहा है, यानी कि अब उनके पास पूरा नॉलेज होगा रेड टीम से शेयर करने के लिए कि दुश्मन कितने और कहां छिपे हैं, जो वो फॉरवर्ड मूविंग रेड टीम से शेयर कर सकते हैं, जो 11 बजे निकलने वाले हैं। जो रेड टीम का लीडर आइव्स ब्लू टीम के लीडर से जानकारी लेकर अपनी टीम से शेयर करता है कि दुश्मनों के इलाके में टर्नस्टाइल मशीन भी है, इसलिए उनका सामना इन्वर्टेड दुश्मनों से भी होगा। उनका मिशन इनफैक्ट बॉम्ब को एक्सप्लोड होने देना है, पर उसी दौरान तीसरी स्प्लिंटर टीम सीधे डेटोनेशन के टनल में जाएगी, जिसमें सिर्फ आइव्स और प्रोटैगनिस्ट शामिल है, क्योंकि वो एल्गोरिदम के बारे में किसी और सोल्जर से शेयर नहीं कर सकते। अब फाइनली मूवी का क्लाइमेक्स, रेड टीम पूरे एनर्जी से हमला करती है सेटर से एल्गोरिदम हासिल करने के लिए, और पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन यही एंड हो जाता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर।